नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे हमेशा की तरह और इस लॉकडाउन के माहौल में कुछ न कुछ सीख रहे होंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे, ताकि जब ये लॉकडाउन खुल जाए और चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएं, तब हम और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो इसी अच्छी बात के साथ पहले तो मैं आपसे सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं इस समय अपने गांव में हूँ और चूँकि गांव में मेरे रिसोर्सेज कम हैं, थोड़ा मुझे रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़े हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर करना पड़ा ताकि मैं आप लोग के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकूँ। तो इन सब वजहों से मुझे थोड़ा समय लगा, पर उम्मीद करता हूँ कि यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो आप मेरे को इस जो लंबा गैप है इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे और मेरी वीडियो को लगातार यूं ही देखते रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने पेन और कॉपी को रेडी कर लें, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और बाद में जब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और सीक्वेंस बनाएंगे तो चीज़ें आपको और आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। तो मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैंने भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी के चैप्टर 4 से रिलेटेड बनाया था और चैप्टर 4 जो साधारण अपवाद जर्नल एक्सेप्शंस की बातचीत करता है, इसके संबंध में हम बातचीत अपनी कर रहे थे। तो जो चैप्टर 4 साधारण अपवाद है, इसको मैंने कई बार बताया है कि इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट कहलाता है क्षम योग्य कार्य का, एक्सक्यूजेबल एक्ट का, जो सेक्शन 76 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 95 तक चलता है। और दूसरा जो पार्ट है वो न्यायोचित कार्य का है, जो सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है 106 तक चलता है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राइवेट डिफेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्षम योग कार्य की हम बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर सेक्शन 80 तक मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिए हैं। कुछ वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जा करके वो वीडियो को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर जो क्षम योग्य कार्य हैं, एक्सक्यूजेबल जो एक्ट हैं, उसके अंतर्गत दो प्रमुख प्रकार के कार्य हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला हम बातचीत करेंगे आवश्यकता का नियम। आवश्यकता का नियम रूल ऑफ नेसेसिटी, जिसके संबंध में बातचीत सेक्शन 81 में की गई है। और दूसरी हम बातचीत आज करेंगे कि क्या किसी बच्चे के द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया गया है तो उस कार्य की वजह से उसको माफी मिल सकती है, यानी कि शिशु के द्वारा किया गया कार्य क्या क्षम योग्य है, एक्सक्यूजेबल है, कब नहीं है। तो इसके संबंध में दो धाराएं यहाँ पे काम करती हैं, 82 और 83। इन्हीं धाराओं को हम आज विस्तार से देखेंगे। तो सेक्शन 81 को, जिसको रूल ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का नियम कहते हैं, यदि आप इसको देखें, इसको ध्यान रखिएगा कि इसको आत्म परिरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिवेंशन भी इसको कहा जाता है। तो ये जो आपका सेक्शन 81 है, इसके 4 प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स आवश्यक तत्व है कि हानि की जानकारी के साथ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बड़ी सी शिप को लेकर के चल रहे हैं, बड़े से जहाज को लेकर के चल रहे हैं और सामने आपने देखा कि पत्थर की चट्टान है। आपको लगता है कि यदि जहाज को मैं एक ओर मोड़ देता हूं तो हो सकता है कि मैं टक्कर से बच जाऊं, लेकिन जिस तरफ आप जहाज को मोड़ना चाहते हो उस तरफ एक छोटी सी कश्ती में कुछ लोग सवार हैं, तो हो सकता है कि उनकी जान का भी जोखिम हो जाए। लेकिन बड़े से जहाज जिसमें सैकड़ों जिंदगियां फंसी हुई हैं, उसको बचाने के लिए 2-4 लोगों के जान का जोखिम यहाँ पर लिया जा सकता है। तो हानि की जानकारी के साथ आपराधिक आशय के बिना, यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए,
दूसरी चीज कहता है, तीसरा इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक किया जाना चाहिए, यानी कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ। ठीक है, आपको ये मौका मिल गया है कि आप जहाज को एक तरफ मोड़ सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास करेंगे कि मैं जहाज को ऐसे मोड़ के ले जाऊं कि वो छोटी सी कश्ती में सवार व्यक्ति को भी मैं बचा लूं और साथ में अपने जहाज और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को भी मैं बचा लूं। और चूंकि वो बड़ा जहाज बचाने के लिए, बड़ी अपहानी को रोकने के लिए जब आप कार्य करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेक्शन 81 का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 81 के बारे में बहुत सिंपल सी बातचीत मैंने यहाँ पर की है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझिएगा। सेक्शन 81 के साथ एक बहुत, पहले इसके स्पष्टीकरण को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक केस भी है। इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि प्रत्येक मामले में ये तथ्य का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि जो बड़ी अपहानी है जिसके निवारण के लिए छोटी अपहानी की गई है, वो प्रत्येक मामले में कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, युक्त प्रतीत होनी चाहिए, ठीक है ना। और मोरलिटी, नैतिकता के अंतर्गत होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा केस है, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, 1884 का ये केस है। इस केस के बहुत सिंपल से फैक्ट है, जहाज समुद्र में जा रहा था, अचानक डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उस जहाज से 3 व्यक्ति और एक बच्चा जीवित बचते हैं। छोटी सी कश्ती में सवार होकर के वह करीब 15 से 20 दिनों तक समुद्र में भटकते रहते हैं और कोई अन्य मदद उनको नहीं मिलती है। जब उनको कोई और चारा नहीं मिलता है तो वो तीनों मिल करके वो छोटे से बच्चे को मार के खा जाते हैं। यहाँ पर इन नाविकों ने, सेलर ने ये बचाव लिया कि चूंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हो सकता है हम सभी मर जाते, परंतु उस समय जो इंग्लैंड की सर्वोच्च अदालत है, हाउस ऑफ लॉर्ड, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि चूंकि यहाँ पर सहमति के बिना कार्य किया गया है और अनुचित तरीके से नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया गया है, इसलिए इन नाविकों को सेक्शन 81 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनके द्वारा किया गया कृत्य आपराधिक माना जाएगा और उनको सजा मिलेगी। तो अगली धारा हम देखते हैं सेक्शन 82 और 83 को। धारा 82 और 83 के अंतर्गत द एक्ट ऑफ चाइल्ड शिशु के कार्य के संबंध में बातचीत करता है। तो पहली जो सेक्शन है, सेक्शन 82, ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यह एक कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत के संबंध में बातचीत करती है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कोई भी कार्य, चाहे उसका आपराधिक आशय हो ना हो, चाहे उसको सब कृत्य की जानकारी हो कि ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य किसी भी प्रकार से अपराध की परिभाषा में नहीं आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट जो 7 ईयर का बच्चा है वह किस कैटेगरी में आएगा। तो महमूद शाह का एक वाद है, इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि एग्जैक्ट 7 ईयर का जो बच्चा है वह भी सेक्शन 82 की परिधि में उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ये है, और यहाँ पर एक लैटिन टर्म भी यूज किया जाता है, डोली इन कैपेक्स, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को अपराध करने के लिए अक्षम माना जाता है, ठीक है ना। इनकेपेबल फॉर डूइंग ऑफेंस, अपराध करने के लिए क्या माना जाता है, इनकेपेबल माना जाता है, अक्षम माना जाता है, इसलिए लैटिन में यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है डोली इन कैपेक्स। सेक्शन 82 कहता है कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु के जो शिशु हैं उनका कार्य किसके अंतर्गत आता है। तो सेक्शन 82 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट कि यदि कोई शिशु 7 वर्ष से ज्यादा है और 12 वर्ष के अंतर्गत आता है और वह इनमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का है, अपरिपक्व समझ का है, उसको चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, किसी कार्य का जो परिणाम है वह उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वह डोली इन कैपेक्सी कहलाएगा। लेकिन यदि कोई भी बालक इस प्रकार का है जो सभी प्रकार से अपराध की सर्कमस्टांसेस को समझता है, उसके परिणाम को समझता है, तो ऐसे बालक को माना जाएगा कि वह मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला शिशु है, क्योंकि वह कार्य की प्रकृति को जानता है, इसीलिए कहा जाएगा कि वह डोली कैपेक्स होगा, ठीक है ना। कैपेबल फॉर डूइंग ऑफेंस, ठीक है ना, यहाँ पे नॉट कैपेबल फॉर डूइंग ऑफेंस, इधर कैपेबल फॉर डूइंग ऑफेंस। तो इस प्रकार से ये बताया गया है।
कुछ केसेस के माध्यम से यहाँ पर इसको समझा जा सकता है। एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक वाद है प्रिवी काउंसिल का, मुसम्मात एमोन का वाद। इस केस में बहुत ही सिंपल से फैक्ट हैं। एक 10 वर्ष की जो लड़की थी उसका विवाह हो चुका था, उसके ससुर और पति के द्वारा उसको काफ़ी कहा सुनी की गई, बातचीत सुनाई गई। पहले तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब रात में उसके ससुर और पति सो रहे थे तो उसने कुल्हाड़ी से अपनी पति की हत्या कर दी और फरार हो गई और काफ़ी दिनों तक अपने आप को छुपाती रही, बचाती रही। तो ये जो सरकमस्टांसेस है, परिस्थिति है कि उसने हत्या की, बाद में की और उसके बाद अपने आप को छुपा रही थी, मतलब उसको पता था कि उसने क्या किया है, तो इसके आधार पर उसको अपराध के लिए जिम्मेदार माना गया। एक भारत का भी बात अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड 1977 में हीरा मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का वाद है। इसमें जो आई विटनेस थे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो अभियुक्त था 12 वर्ष की आयु का भले लड़का था, लेकिन वह पारिवारिक रंजिश को लेकर के जिस प्रकार से उन्मादी था, यानी अपने दुश्मनों को मारने के लिए बेचैन था, और जिस प्रकार से वो आगे बढ़ बढ़ के तलवार से घाव कर रहा था अपने दुश्मनों पर, अपने विरोधी पक्षकारों पर, उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको किसी प्रकार का भय है या उसको नहीं पता है कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उसको परिपक्व समझ का व्यक्ति माना गया और अपराध के लिए उसको लायबल माना गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं। अब चूंकि चाइल्ड की एज मानी जाती है 18 साल या उससे कम आयु का जो व्यक्ति होता है, बालक होता है, वो चाइल्ड के अंतर्गत आता है। और उसके अंतर्गत यदि और ऐसे चाइल्ड ने यदि कोई भी अपराध किया है तो वह बच्चा कह सकते हैं, वह अपराधी बालक जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग उसका विचारण किया जाएगा। तो वह एक अलग प्रक्रिया है, कभी अलग से मौका मिलेगा तो इसके संबंध में मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो ये दो धाराएं बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करती हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने लाने का प्रयास करूं, अपने लंबे गैप आपको ना देखने को मिले। आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार से और अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।